नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आजकल मैं आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में बात कर रहा था और गुप्त साम्राज्य में गुप्त वंश के सबसे प्रतापी जो राजा थे, जो सबसे महान राजा हम कह सकते हैं, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जा सकता है। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनका राज्यकाल लगभग 375 ईस्वी से लेकर 414 ईसा तक, तो कहने का मतलब यह है लगभग 39 वर्षों तक, या लगभग कह सकते हैं हम लगभग 40 वर्षों तक शासन किया और गुप्त वंश के सबसे महानतम सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। गुप्त राज्यवंश जो राज्यवंश था या जो साम्राज्य था, उनके राज्यकाल में गुप्त राज्यवंश अपने चरम उत्कर्ष पर था और उस समय भारत का यानी कि जो सबसे आज तक का जो सबसे स्वर्णिम युग है, उसी हम युग को कह सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त महान के पुत्र थे, यानी कि उनके बड़े भाई, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, उनके बड़े भाई जो रामगुप्त थे, उनकी पत्नी ध्रुवस्वामिनी, जिसको शकराज को उन्होंने प्रस्तुत कर दिया था हारने के बाद, उनको वो भेष बदल के लेके आए थे और उन्होंने अपने भाई की हत्या करके वो सम्राट बने। तो उन्होंने आक्रामक विस्तार की नीति एवं लाभदायक परिग्रहण नीति का अनुसरण करके सफलता प्राप्त की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने गुप्त संवत का भी प्रारंभ किया। सांची अभिलेख में उसे देवराज और प्रवर्तसेन कहा गया है। विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी, जो उनकी यानी कि अगर हम बात करें, उनकी राजधानी उज्जैनी थी और चंद्रगुप्त ने विद्वानों को संरक्षण दिया। उनके दरबार में, जैसे हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं ना नवरत्नों के बारे में, तो ऐसे ही सबसे पहले जो नवरत्नों का जो परंपरा शुरू की, उसका श्रेय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने के दरबार में कालिदास जैसे संस्कृत के प्रखंड पंडित जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, मेघदूतम और इस तरह की पुस्तकें लिखी, शाकुंतलम, और वराहमिहिर जो इतने बड़े मतलब एस्ट्रोलॉजर थे या जिन्हें हम खगोल शास्त्री या बहुत बड़े गणितज्ञ थे, वो भी उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। धन्वंतरी जैसे जो राज्य वैद्य थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है शल्य चिकित्सा और इस तरह की पद्धति का जो है बात की, और उनके राजवंश उन्होंने जो है उनके शोभा बढ़ाते थे नवरत्न, और उनके शक्तिशाली राजवंशों से वैवाहिक संबंध भी उन्होंने स्थापित किए। उनके ही राज्यकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान, ये प्रश्न आने की बड़ी संभावना रहती है कि कौन सा यात्री कब आया, और ये जो चीनी जो बौद्ध यात्री जो था फाहियान, वो भारत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत पहुंचा। तो यानी कि उनके दरबारी कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी जैसे लोग थे और बौद्ध यात्री फाहियान भी भारत उसी समय उनके शासनकाल में भारत आया था, जिसने कला, साहित्य और स्थापत्य का जो है के बारे में चर्चा की और अभूतपूर्व विकास की जो बात की। इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल को गुप्त साम्राज्य का सबसे अच्छा शासन या स्वर्णिम युग कहा जाता है। संभवतः भारत सोने की चिड़िया इसी कालखंड को कहा जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की तिथि का निर्धारण उनके अभिलेखों आदि के आधार पर किया गया है और चंद्रगुप्त का गुप्त संवत 61-300 ईस्वी में उत्कीर्ण मथुरा स्तंभ लेख उनके राज्य के 5वें वर्ष में लिखा गया था। फलतः उनका राज्यारोहण गुप्त संवत 375 ईस्वी में जो है हुआ होगा, ऐसा जो है लेख मिलता है। उसमें चंद्रगुप्त के विभिन्न लेखों से ज्ञात देवगुप्त व देवराज अन्य नाम प्रतीत होते हैं। उनका सर्वप्रथम सैनिक अभियान सौराष्ट्र के शक क्षत्रपों के विरुद्ध हुआ। संघर्ष प्रक्रिया एवं अन्य संबंध विषयों का विस्तृत ज्ञान उपलब्ध नहीं हुआ है। चंद्रगुप्त के सांधि वीरसेन साहब के उदयगिरी लेख से भी प्राप्त है। चंद्रगुप्त के जो शासन काल था उनकी यानी कि उसमें यह भी लेख है उनके शिलालेख से कि दीर्घ उपस्थिति प्रत्यक्ष होती थी। संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक रुद्र सिंह तृतीय के विरुद्ध युद्ध संचालन तथा विजय उपरांत सौराष्ट्र के शासन को यहीं से व्यवस्थित किया था। और शक मुद्राओं से ज्ञात अंतिम तिथि 388 प्रतीत होती है। इसके विपरीत इन सिक्कों से ज्ञात चंद्रगुप्त की प्रथम तिथि गुप्त संवत मतलब उससे जो है अनुमान लगाया जाता है। तो चंद्रगुप्त के सेनाध्यक्ष आम्रकार्दव अपने सांची अभिलेख से स्वयं को अनेक सम्रावाप्ति विजय दासक सुपताके कहते थे, जिन्हें समरों के उल्लेख से अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने शकों के विरुद्ध जो है बहुत सारे युद्ध लड़े। उनका साम्राज्य विस्तार फैला हुआ था और यह पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर में बल्ख तथा उत्तर पश्चिम में अरब सागर तक के समस्त प्रदेश सम्मिलित थे। तो बहुत बड़ा साम्राज्य था, लगभग पूरे उत्तर भारत को जो है उन्होंने एक कर दिया था। और करमदांड अभिलेख में इसका जो है प्रमाण भी मिलता है। चंद्रगुप्त की राजधानी पहली पाटलिपुत्र थी और दूसरी उज्जैनी थी, और इन्हीं दोनों नगरों से संबंधित उज्जैनी विजय के बाद कभी मालवा संवत जो है विक्रमादित्य के नाम से संबंधों को विक्रम संवत जिसको हम बोलते हैं, यह संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ। यह प्रश्न आने की भी संभावना रहती है कि विक्रम संवत कहां से लिया गया, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन से ही
जो है 58 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। तो 58 ईसा से प्रारंभ हुआ, यानी कि जो विक्रमी संवत है हमारा, उससे हम इसकी जब बात करते हैं तो ये संवत 58 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसको हम जो विक्रमी संवत नाम दिया वो चंद्रगुप्त सेकंड ने दिया। तो चंद्रगुप्त के राज्यकाल में ही, तो चंद्रगुप्त राज्यकाल से चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया और उन्होंने विस्तार से इसमें बताया। और फाहियान ने भारतीय संस्कृति और इसके बारे में, क्योंकि जो विक्रमादित्य की जो उपाधि थी वो विक्रमादित्य की उपाधि उस समय के महान लोगों को मिलती थी। तो जो उस समय के विक्रमादित्य थे उन्होंने विक्रम संवत स्टार्ट किया था और ये 58 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। ऐसे ही जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की तो उन्होंने जो है इसे और मतलब काफ़ी चीज़ें जो हैं उनके समय में अच्छी हुई, काफ़ी चीज़ें उन्होंने जो है बताई, उनका साम्राज्य नीति, उनके जो कवियों की या उनके दरबारी थे उनके बारे में जो है फाहियान ने काफ़ी चीज़ें बताई। तो ये जो है सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त का जो काल था वो स्वर्णिम काल कहा जाता है। और उसमें एक चीज़ और उल्लेख है कि मध्य प्रदेश का वर्णन करते हुए फाहियान ने लिखा है कि लोग राजा की भूमि जोतते थे और लगान के रूप में उपज का कुछ अंश राजा को देते थे, और जब चाहते थे कि उनकी भूमि को छोड़ दे तो जहां मन में आता था जाकर रहते थे। राजा न प्राणदंड देता था न शारीरिक दंड देता था, अपराध ही गुरुता या लघुता की दृष्टि में रखते हुए अर्थदंड दिया जाता था। बार बार राजद्रोह करने वाले अपराधियों को दाहिना हाथ काट दिया जाता था। राज्य अपराधियों को नियत वेतन मिलता था। नीच चंडालों के अतिरिक्त ना तो कोई जीव हिंसा करता था, न ही मदिरापान करता था, न लहसुन प्याज खाता था। पाटलिपुत्र में फाहियान ने अशोक के समय के भव्य प्रसाद देखे थे, वे अत्यंत सुंदर थे, ऐसा लगता था जैसे मानव निर्मित न हो। पाटलिपुत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर था। लोग धनी और उदार थे, अच्छे धार्मिक कार्य करने में एक दूसरे के साथ स्पर्धा करते थे। देश में चोर डाकुओं का कोई भय नहीं था। चंद्रगुप्त के काल को ही आर्थिक संपन्नता उनकी प्रचुर स्वर्ण मुद्राओं से पुष्ट होती थी। तो इस तरह का जो शासन काल था वो चंद्रगुप्त सेकंड का था, और इस तरह से मैंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। तो ये वीडियो शायद आपको जरूर पसंद आएगा। तो इसमें कुछ प्रमुख बातों को मैं एक बार फिर उल्लेख करना चाहूँगा कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो प्रमुख बातें थी उनमें सबसे पहले वरामिहिर, कालिदास और जो उस समय के धन्वंतरी नामक जो बहुत बड़े राज्यवैद्य थे वो उनके दरबार में शामिल थे। साथ में फाहियान ने, जो चीनी यात्री था, उसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में जो है वो आए और उन्होंने उनकी जो राज्य नीति थी या उनके राज्य में कैसी घटनाएं होती थी, कैसे दंड दिया जाता था या कैसे जो है शासन जो चलता था उसके बारे में उल्लेख किया है। उस समय के कला और इस तरह की संस्कृतियों के बारे में बात की। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक महान राजा हुए। तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैंने इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में आपको बताने का प्रयास किया, और जो उससे पूर्ववर्ती जो विक्रमादित्य थे उन्होंने 58 ईस्वी से जो विक्रमी संवत है उसको प्रारंभ किया था। तो इन बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। अगली वीडियो में फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।